हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 46, हाउ डेयर यू टू किस माय मम्मा। जैसे ही सोनम ने अनन्या को विहान की इतनी महंगी गाड़ी से बाहर आते हुए पाया तो एक पल के लिए वो भी शॉक था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये सब उसके जॉब में इंक्लूड नहीं था। वो चुपचाप वेद के पास आ गई। वेद ने जैसे ही अनन्या को देखा वो चहकते हुए उसके पास आ गया। उसने अपने हाथ ऊपर करके चहकते हुए कहा, मम्मा, आप वेद को पिक करने के लिए आए हो? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने हल्की सी स्माइल के साथ वेद को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, यस। मम्मा को वेद की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मम्मा वेद को लेने के लिए आ गई। उद्धरण चिन्ह। वेद ने तुरंत अनन्या को गले लगा लिया और कहा, ओ मम्मा, आई लव यू सो मच। वेद ने भी आपको बहुत मिस किया। उद्धरण चिन्ह। विहान कार में बैठकर उन दोनों को देख रहा था और वो भी मुस्कुराते जा रहा था। अनन्या ने सोनम को वहां से जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो खुद चलकर विहान की गाड़ी के पास आया और बैक डोर ओपन करके पीछे वेद के साथ बैठ गई। विहान ने भी इस पल कोई आपत्ति नहीं जताई। वेद हमेशा की तरह अनन्या को उसके स्कूल में होने वाली हर छोटी बड़ी बातें बता रहा था। तभी वेद को कुछ याद आता है और वो इस गाड़ी को देखते हुए कहने लगा, मम्मा, ये तो हमारी गाड़ी नहीं है, क्या हम बड़ी की गाड़ी में आए हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के साथ ही वेद की नज़र सामने ड्राइव कर रहे विहान पर जाती है। विहान सामने देखकर ड्राइव कर रहा था, इसलिए वेद उसे देख नहीं पा रहा था। वेद ने अपने सवालों जारी रखते हुए आगे पूछा, और मम्मा, ये अंकल कौन है? क्या आपके फ्रेंड है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिसे विहान रेयर व्यू मिरर में से देखकर मुस्कुराने लगा। अगले ही पल उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नो बेबी, मैं आपकी मम्मा को दोस्त नहीं बल्कि आपकी मम्मा का हस्बैंड हूँ, एंड आपका डैडी भी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वेद विहान को देखता है वो घबरा जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे को नॉर्मल रखते हुए अनन्या की तरफ देखने लगा, जैसे आंखों ही आंखों में उससे सवाल कर रहा हो। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर वेद को लगा कि शायद विहान उन्हें किडनैप कर रहा है। वेद एकदम गुस्से से भर गया। उसने विहान पर चिल्लाते हुए कहा, आप डर्टी इंसान हो। आप वेद के डैडी कभी नहीं हो सकते। वेद आपको बहुत हेट करता है। अगर आपने वेद की मम्मा को वापस हट किया तो वेद आपको पंच करेगा। उद्धरण चिन्ह। अनन्या अंदर ही अंदर अपने बेटे की बहादुरी पर प्राउड फील कर रही थी। वही विहान ने एक जगह पर आकर गाड़ी रोक दी। वेद अभी भी विहान की तरफ गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा था। विहान के चेहरे पर वेद में बातों की वजह से एक हल्की सी स्माइल थी। अनन्या ने कार के बाहर देखा तो ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। विहान इस बार भी पहले की तरह कार से बाहर आया और अनन्या की तरफ का दरवाजा ओपन करके उसने उन दोनों से कहा, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले खाना खाते हैं। ये कहने के साथ ही विहान ने अपना एक हाथ अनन्या के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन अनन्या ने विहान के हाथ को देखा तक नहीं बल्कि वो चुपचाप बाहर आ गई। उसने वेद को अपनी गोद में लिया। इस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे याद था कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तब विहान हर बार जहां भी उसकी गाड़ी से जाते थे, तब ऐसे ही किसी शोफर की तरह उसके लिए दरवाजा खोला करता था। अनन्या और वेद दोनों ही अंदर जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों अंदर जा पाते एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। अनन्या उन्हें सवालिया नजरों देख रही थी। तभी उस गार्ड ने पोलाइट तरीके से पूछा, मिस, क्या आपके पास मेंबरशिप है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या सवालिया नजरिया से उसे देख रही थी। दरअसल ये एक 7 स्टार होटल था, जहां पर सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को ही एंट्री मिलती थी। इस बारे में अनन्या को नहीं पता था, इसलिए उसने कहा, नहीं, मेरे पास कोई मेंबरशिप नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की बात सुनते ही उस गार्ड का रवैया एकदम से चेंज हो गया। वो एकदम अकड़ में कहने लगा,
मैडम, अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकती। आप किसी और होटल में जाए। ये सब कहते हुए वो गार्ड बड़े ही अजीब नजरों से अनन्या को देख रहा था। ये देखकर वेद एकदम से गुस्से भर जाता है। इससे पहले कि अनन्या वहां से जाती या फिर गार्ड और कुछ कहता, वहां पर विहान आ गया। विहान ने तुरंत अनन्या के गोद में से वेद की लेते हुए शरारती अंदाज में कहा, वाइफी, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था। मैं बस कार पार्क करके आ ही रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान की नजर उस गार्ड पर पड़ी। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। ऐसा शायद ही कोई होगा जी विहान खुराना को ना जानता होगा। उस गार्ड के तेवर एकदम से वापस चेंज हो गए। उसने रिस्पेक्टफुली ग्रेट करते हुए कहा, सॉरी मिस, मुझे नहीं पता था कि आप खुराना सर के साथ आए हैं। प्लीज वेलकम। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अनन्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप अंदर चली गई। वही विहान जिसने अभी थोड़ी देर पहले उस गार्ड का मिसबिहेव देखा था, वो उसे घूर कर देखने लगा। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि अनन्या को कोई डिसरिस्पेक्ट करे। दरअसल ये होटल खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर ही आता था। इस हिसाब से विहान ही इस होटल का ऑनर था। वेद भी विहान के गोद से नीचे उतरना चाहता था। विहान ने वेद को दिखाते हुए प्यार से उसके गाल को खींचते हुए कहा, है चैंप, तुमने अपना मुंह क्यों बनाया है? वेद ने उसी गुस्से में उसे घूरकर देखते हुए कहा, डोंट टच मी। वेद को सिर्फ वेद की फैमिली ही ऐसे पिच कर सकती है। वेद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आउटसाइडर आकर वेद के साथ ऐसे बिहेव करे। उद्धरण चिन्ह। विहान को वेद की बात काफी चुभी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए कहा, नो चैंप, आई एम योर डैड। इस हिसाब से मैं भी आपकी फैमिली ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन विहान की इस बार वेद ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा फेर के अपने मोटे मोटे गाल फुला लिए। वेद मुस्कुरा दिया। अनन्या उस होटल को अंदर से बस देखती ही रह गई। उसने आज से पहले ऐसे होटल को कभी नहीं देखा था। विहान को देखकर वहां का मैनेजर आगे आ गए था। वही वहां काम करने वाले स्टाफ अनन्या और विहान को साथ में देखकर बातें बना रहे थे। ऊपर से विहान को इस तरह से बच्चे को गोद में लेकर सभी बातें बना रहे थे। लेकिन विहान ने किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा। मैनेजर विहान और अनन्या को अपने साथ बैंक्वेट हॉल में ले आया। ये पूरा हॉल खाली था। उस बड़े से हॉल को खाली देखकर अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, ये आप जैसे अमीर लोगों के बेकार के चोचले हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अनन्या की सोच के अपोजिट विहान ने उस मैनेजर को जाने के लिए कहा और अनन्या को अपने साथ उस होटल को घूमने लगा। ये होटल अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट था। क्यों, यहाँ भी काफी सारे एंटीक चीजें थी जो दुनिया में सिर्फ एक ही हुआ करती थी। हर महीने में एक बार यहाँ पर काफी बड़ा ऑक्शन भी हुआ करता था। अनन्या ने होटल के अंदर आते हुए देखा था कि इस होटल पर बड़े फोंट में एव होटल्स लिखा हुआ था। इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए अनन्या ने इतनी देर में पहली बार विहान से पूछा, जहां तक मुझे पता है ये आपका होटल है और आपके हर बिजनेस में या तो आपका नाम होता है या फिर खुराना, तो ये आपका मतलब क्या है? विहान ने एक हल्की सी स्माइल की। हालांकि उसे लगा नहीं था अनन्या इतना ऑब्जर्व करेगी। उसने धीरे से नीचे झुककर अनन्या के गाल पर किस किया और कहा, आप मतलब अनन्या और विहान। उद्धरण चिन्ह। विहान के इस तरह से कान के बेहद करीब आकर कहने पर अनन्या के बॉडी में गूज़बम्स फील हो रहे थे और विहान का जवाब सुनकर उसकी आंखें फैल गई थी। लेकिन विहान एकदम नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन कोई था जो अनन्या से ज्यादा गुस्से में था। वो कोई और नहीं बल्कि वेद था। वेद गुस्से में विहान को घूर रहा था। वेद ने अपने गुस्से में गाल फुलाकर विहान को घूरते हुए कहा, मिस्टर खुराना, हाउ डेयर यू टू किस माय मम्मा। वेद की मम्मा को सिर्फ वेद ही किस कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस क्यूट सी बात पर विहान मुस्कुरा देता है। उसने अनन्या की तरफ देखकर अपनी आई विंक करके कहा, चैंप, अगर मैं आपकी मम्मा को किस नहीं करूंगा तो आपका पार्टनर कहाँ से आएगा? उद्धरण चिन्ह। वेद अचरज भरी निगाहों से उसे देख रहा था।
जाहिर सी बात थी उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अनन्या के गाल शर्म से लाल हो गए थे और वो गुस्से में विहान को घूर रही थी। विहान को क्या ही जरूरत थी बच्चे के सामने ऐसी बातें करने की। एपिसोड 47 पार्थ का प्रपोजल। वेद अपने मोटे मोटे गालों को पाउट बनाकर विहान को घूर रहा था। वेद अनन्या को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव था। वही अनन्या भी उसे घूर कर देख रही थी। उसने वेद को वापस विहान से लेना चाहा तो विहान ने उसे साफ मना कर दिया। अनन्या बस किसी तरह से यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये जगह उसे काफी पसंद आई थी। पूरा फ्लोर और दीवारें इटालियन मार्बल से बनी हुई थी, जो उस होटल को किसी महल का लुक दे रही थी। अनन्या को बचपन से ऐसी चीजें काफी पसंद थी। वो काफी गौर से उसे देख रही थी। तभी विहान ने आगे बढ़ा और अनन्या के हाथ को अपना हाथों में थाम लिया। अनन्या के पैर रुक गए, जो वहां पर दीवारों पर लगे एंटीक पेंटिंग्स को देख रही थी। उसने सवालिया नजरों से विहान को घूरा तो विहान ने एक डीसेंट स्माइल के साथ अनन्या के हाथ को पकड़ा और अपने होंठों के पास ले जाकर चूम लिया। उसने विहान की तरफ देखकर प्यार से कहा, ये वाहियात हरकतें बंद कीजिए विहान, मुझे जाना है यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसकी बात को इग्नोर किया और एक झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अनन्या उससे दूर जाती इससे पहले ही विहान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब रखा। उसने अनन्या की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी और तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था? हम रेस्टोरेंट जाया करते थे, तब तुमने मुझे ऐसे होटल के बारे में आइडिया दिया था। देन सी तुम्हारी विश पूरी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान ने एक और बार अनन्या के गालों को चूम लिया। वही उस पल को याद करके अनन्या के आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। लेकिन विहान ने ये देख लिया था। अनन्या ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन अगले ही पल विहान ने अनन्या के चेहरे को पकड़ा और उसके आंखों से आए आंसू को अपने होंठों से चूम लिया। अनन्या की आंखें ज्यादा रोने की वजह से अब लाल हो चुकी थी, लेकिन अनन्या विहान के आगे कमजोर नहीं पड़ सकती थी। इसलिए वो गुस्से में उससे दूर हुई और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। हर बार आपकी जबरदस्ती सहने वाली नहीं हूं मैं। आपने आखिर मुझे समझ क्या रखा है कि मेरा स्टेटस आपके बराबर नहीं है? तो आप जब चाहे जैसा चाहे मुझे इस्तेमाल करेंगे। भले ही आप नहीं बदले, आपकी सोच वही घटिया है, लेकिन मैं बदल गई हूँ। अब मैं वही मासूम अनन्या नहीं हूँ जो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल जाओ। उद्धरण चिन्ह। वही विहान को अपनी ही कही हुई बातें सुनाने के बाद भले ही अनन्या को अच्छा लग रहा था, लेकिन विहान के दिल में टीसी उठ रही थी। उसने एक नजर वेद को देखा और अपने आप से कहा, मुझे पता है अनु, तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। 6 साल तक अकेले ही खुद की और हमारे बेटे की जिम्मेदारी को संभालना तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। लेकिन मैं अब तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। ये कहते हुए विहान ने वेद के माथे को चूम लिया, लेकिन वेद ने उससे मुंह मोड़ लिया। वही अनन्या विहान की तरफ देखकर थोड़ा सख्त लहजे में कहा, विहान, वेद को छोड़िए, अब हमें जाना है। मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक गहरी सांस ली। उसे अब अनन्या को कुछ भी कहना सही नहीं लग रहा था। वो अब अनन्या की आंख में और आंसू नहीं देख सकता था। इसलिए एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को खाना खाना पड़ेगा। इसके बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने भी आगे और बहस ना करते हुए उसकी बात मान ली। उस बैंक्वेट हॉल में बैठकर उन सभी के ने खाना खाया। विहान ने अनन्या की हर फेवरेट डिश मंगाई थी। अनन्या ये देखकर हैरान थी कि विहान को अभी तक हर छोटी से छोटी बात उसके बारे में याद थी। वही विहान वेद के खाने के बारे में ऑब्जर्व कर रहा था। वेद किसी प्रिंस की तरह पूरे टेबल मैनर्स में साथ खाना खा रहा था। कहना पड़ेगा कि अनन्या ने वेद की काफी अच्छी परवरिश की थी। खाना खाने के दौरान अनन्या ने बिल्कुल भी बात नहीं की, वही विहान भी चुपचाप ही था। अनन्या की बेरुखी वो अच्छे से देख सकता था।
वो ये भी जानता था कि ये 6 साल से पैदा हुई नफरत कुछ ही दिनों में मिटने वाली नहीं थी। विहान ने खाना खाने के बाद अनन्या और वेद को शर्मा हाउस के बाहर ड्रॉप किया। हॉल में ही उसके मामा मामी और गायत्री जी बैठी हुई थी। अनन्या ने वेद को पहले से ही समझा दिया था कि घर पर वो किसी को भी विहान और उनकी मुलाकात के बारे में न बताए। वेद भी काफी समझदार था, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। वही अनन्या की आंखें इस वक्त लाल थी और ऐसे सबके सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसकी मामी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अनन्या की माथे की शिकन उन्होंने देख लिया था और फिलहाल कुछ ना पूछना ही बेहतर समझा। अनन्या अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आ गई। वो जैसे ही अपना काम करने के लिए लैपटॉप ओपन करने वाली थी, उसके फोन पर पार्थ गोयल का कॉल आया। पार्थ का कॉल देखते ही अनन्या वापस से परेशान हो गई। उसकी परेशानी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, उसने एक गहरी सांस ली और कॉल पिक किया। अनन्या का कॉल पिक होते ही उधर से पार्थ ने कहा, मिस अनन्या, आर यू ऑलराइट? आपका 3 दिन से कोई भी अता पता नहीं है। न ही आपने वीके इन्फोटेक का प्रोजेक्ट किया है, ना तो आपने कोई भी वर्क किया। इज एवरीथिंग फाइन? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और सारी बातें उसे शॉर्ट में बता दी कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने अपने किडनैपिंग वाली बात पार्थ को नहीं बताई। अनन्या के एक्सीडेंट का सुनकर पार्थ थोड़ा परेशान हो गया। उसने परेशान होते हुए कहा, सॉरी मिस अनन्या, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब आपकी तबीयत ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने उसे अपनी तबीयत ठीक होने का बताया तो सामने से कुछ सोचते हुए पार्थ ने कहा, तो आप अपनी तबीयत को ध्यान में रखकर जब चाहे तब वापस ज्वाइन कीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी अनन्या को कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, सॉरी सर, लेकिन मेरी ये छुट्टी थोड़ी बड़ी हो सकती है। एक्चुअली मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी करूं, इसलिए आजकल सभी मेरी डेट्स अरेंज करने में भी लगे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की शादी की बात सुनते ही पार्थ का दिल तो जैसे टुकड़ी में टूटने लगा था। कुछ पल के लिए वहां पर शांति फैल गज थी। पार्थ कुछ भी नहीं कह रहा था। ये देखकर अनन्या को लगा कि शायद कॉल कट गया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल को चालू देखा तो उसने इस बार थोड़ा लाउड वॉइस में कहा, हेलो सर, आर यू देर? उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, यस मिस अनन्या। इतना कहकर पार्थ वापस चुप हो गया। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि पार्थ को अनन्या की छुट्टी पर ऐतराज है। वो कुछ कहती इससे पहले ही पार्थ ने कहा, लेकिन मिस अनन्या, आपका तो शादी का फिलहाल कोई इरादा नहीं था ना? लास्ट टाइम आपने यही कहा था मुझे। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर अनन्या हिचकिचा गई। दरअसल अनन्या जब से पार्थ की कंपनी में काम कर रही थी, इस बीच पार्थ ने उसे कई बार शादी के लिए प्रपोज किया था। तब अनन्या का शादी का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने हर बात वेद का बहाना बनाकर उसे मना कर दिया था। पार्थ का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था। ऊपर से पार्थ की मॉम डैड भी अनन्या को काफी पसंद करते थे। वो यही अब सोच रही थी कि तभी पार्थ ने वापस कहा, अगर आप किसी को पसंद नहीं करती देन यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट मी। उद्धरण चिन्ह। पार्थ की आखिरी बात सुनकर अनन्या एक बार फिर खामोश पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे पार्थ का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अनन्या पिछले 3 साल से पार्थ को जानती थी और पार्थ सच में एक जेंटलमैन था। उसने आज तक कभी भी अनन्या के साथ मिसबिहेव नहीं किया। हालांकि उसने कई बार अनन्या को प्रपोज जरूर किया था। अनन्या ने अपने होंठों को बाइट करते हुए कहा, सर, मैं इस बारे में सोचकर आपको बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही अनन्या के इतना ही कहने भर से पार्थ खुशी से झूम उठा था। एपिसोड 48। पार्थ के सामने वेद और विहान की सच्चाई और विहान का गुस्सा। अनन्या पार्थ के साथ बात करने के बाद रेस्टलेस होकर बेड पर लेट गई थी। उसके लिए पार्थ साहिल से बेटर ऑप्शन था, क्योंकि वो जितना पार्थ को जानती थी वो काफी अच्छा था। खैर, अनन्या ने एक गहरी सांस ली और वो बेड पर लेट गई। आज वो काफी थक गई थी।
वीरा के फ्लैट में वीरा रोते हुए सो गई थी। अब उसे काफी हद तक अच्छा लग रहा था, इसलिए वो अपने स्लीपर्स पहनकर कमरे से बाहर आ गई। उसने अपने सामने देखा कि हॉल में सोफे पर मनीषा खुराना बैठे बैठे ही सो गई थी। ये देखकर वीरा थोड़ा शॉक थी। क्या वो वापस नहीं गई? एक पल के लिए उसका दिल भी पिघलने लगा था। यही सोचकर जब वीरा मनीषा खुराना के पास चलकर गई तो पाया कि मनीषा खुराना एकदम से उठ गई थी। वीरा उन्हें घूरकर देख रही थी। उसने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही है मॉम? मैंने आपको कहा न यहाँ से जाने के लिए। आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मुझे जैसा आपने 6 साल पहले छोड़ दिया था वैसे ही अकेला छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी सिम्पथी की। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो वापस कमरे में चली गई। उसके जाते ही मनीषा खुराना भी वहां से बिना कुछ कहे चली गई। दरअसल वो वीरा की तबीयत को लेकर काफी फिक्रमंद थी और इसी वजह से वो रुकी हुई थी। अब जब उसकी तबीयत उन्हें कुछ ठीक लगी तो वो जाने लगी थी। वीरा ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा हुआ था। उसने अपने आप से कहा, वीरा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी की भी। ना ही मिस्टर और मिसेज खुराना की, न ही विहान खुराना की और ना ही विराट खन्ना की। मैं बहुत स्ट्रांग हो। इतना सब होने के बाद भी मैं विराट खन्ना से उम्मीद लगाए क्यों बैठी थी? ये सभी भरोसे के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वीरा की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। उसकी पीजी स्टार्ट हो गई थी और उसे कल से कॉलेज ज्वाइन करना था, इसलिए वो अपना सामान पैक करने लगी थी। वही दूसरी तरफ विराट की अचानक वापस से तबीयत खराब हो चुकी थी। उसका लंग इन्फेक्शन ठीक से ठीक भी नहीं हुआ था कि विराट ने उसे इग्नोर कर दिया था। बीच में अनन्या के किडनैप होने के बाद से उसने ठीक से दवाई नहीं ली थी और ना ही उसने डॉक्टर को दिखाया था। यहाँ तक कि उसने उसी दिन वीरा को भी आने से मना कर दिया था। इन सब का नतीजा ये निकला कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने विराट को एडमिट रहने के लिए कहा था। विराट ने भी उनकी बात मान ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी नजरें आज वीरा को तलाश रही थी। उसने कुछ सोचते हुए हिचकिचाकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर वो आपकी असिस्टेंट कहाँ पर है, जो मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर डॉक्टर ने कहा, एक्चुअली मिस्टर खन्ना, मिस खुराना की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और वो अभी शायद कहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रही है, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत खराब थी तो वो लीव पर है। उद्धरण चिन्ह। वीरा की तबीयत खराब होने के बारे में सोचकर विराट की माथे पर थोड़ी शिकन आ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे से केजी भी जाहिर होने नहीं दिया। वो चाहता था कि वीरा उसके आसपास रहे और वीरा को उसे थैंक्स भी कहना था अनन्या के लिए। खैर उसे एडमिट किया गया। अगले दिन सुबह के वक्त अनन्या ने कल दिन भर सोच लिया था और उसने तय कर लिया था कि वो पार्थ के साथ शादी के बारे में अपने घर में बात करेगी। वो जल्दी से नीचे आ गई। उसने इस बारे में अपने मामा मामी और गायत्री जी से बात की। गायत्री जी ने कुछ सोचकर कहा, अनु, क्यों न तुम उसे घर पर बुला लो, इसी बहाने मिल भी लेंगे और बात भी हो जाएगी। और क्या उसके पेरेंट्स भी लंदन में है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने तुरंत कहा, हाँ, और सर अब इंडिया से उनका बिजनेस संभालने वाले हैं, इसलिए वो इंडिया आए हैं एंड उनके डैड लंदन से ही अपना सारा काम संभालते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की मामी पार्थ के पेरेंट को जानती थी। उन्हें भी यह रिश्ता काफी पसंद आया था। ब्लाइंड डेट्स पर जाने से तो ये रास्ता काफी आसान था। सबकी रजामंदी मिलने के बाद अनन्या ने कॉल करके दोपहर में उसकी फैमिली से मिलने के लिए बुलाया था। पार्थ तो जैसे अनन्या की हाँ सुनकर पागल हो रहा था, लेकिन अभी तो अनन्या को पार्थ को वेद की सच्चाई बतानी थी और शादी करने की असल वजह भी बतानी थी। दोपहर के वक्त अनन्या की मामी और गायत्री जी ने पार्थ के वेलकम की काफी अच्छे से तैयारी कर ली थी। वेद स्कूल जा चुका था। सोनम के होते हुए अनन्या को वेद की अब ज्यादा फिक्र नहीं रहती थी। अनन्या ने भी आज गायत्री जी के कहने पर इंडियन वेयर ट्राई किया था।
उसने आज व्हाइट कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। अनन्या की मामी और पार्थ की फैमिली के काफी अच्छे रिलेशन थे। दरअसल अनन्या के मामा और पार्थ डैड बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ काफी अच्छे दोस्त भी थे, जिस वजह से पार्थ के मॉम डैड को भी ये रिश्ता मंजूर था और उन्होंने ऑलरेडी अनन्या को एक्सेप्ट कर लिया था। बस आखिरी बार गायत्री जी का पार्थ को मिलना और अनन्या को वेद की सच्चाई और विहान के बारे में भी बताना है। अनन्या ने आज सुबह ही डाइवोर्स पेपर विहान को भेज दिया था। अनन्या को पता था जैसे ही विहान वो डाइवोर्स पेपर देखेगा गुस्से में आग बबूला होने वाला है, लेकिन अनन्या अब और ज्यादा विहान को टॉलरेट नहीं करने वाली थी। दोपहर में जैसे ही वेद पार्थ के कार की हॉर्न अनन्या ने सुनी, वो उसके लिए डोर ओपन करने चली गई। अनन्या डोर ओपन किया और सामने पार्थ को देखा। पार्थ ने व्हाइट कलर शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। वो काफी हैंडसम लग रहा था। हालांकि अनन्या ने एक नजर भर भी नहीं देखा था। वही पार्थ तो जैसे अनन्या को आज पहली बार इस लुक में देखकर उसकाया हो गया था। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी अनन्या को ऐसे देखकर। ये वही लड़की थी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। अनन्या ने पार्थ का काफी अच्छे से वेलकम किया। गायत्री जी को भी पार्थ काफी पसंद आया था। अब सिर्फ विराट और कार्तिक का पार्थ से मिलना बाकी था। गायत्री जी के काफी इंसिस्ट करने के बाद पार्थ ने उनके साथ ही लंच किया। लंच के बाद अनन्या और पार्थ लोन में घूम रहे थे। अनन्या पार्थ से अकेले में बात करना चाहती थी। वो दोनों वॉक कर रहे थे कि तभी अनन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अब जब सर हमारी शादी होने वाली है, इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे मुझे आपसे जरूरी बात डिस्कस करनी है। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने उसकी बात गौर से सुनते हुए अनन्या से कहा, ये कहो अनन्या, और तुम मुझे ये सर मत कहो। यू कैन कॉल मी ओनली पार्थ। हम ऑफिस में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने इस पर हिचकिचाकर अपना सर हिला दिया। तभी अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, एक्चुअली पार्थ मुझे आपसे वेद के बारे में बात करनी थी। उद्धरण चिन्ह। तो पार्थ ने तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम्हें वेद को लेकर बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वेद इज एक्चुअली स्वीट बॉय। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और न ही मेरे मॉम डैड को। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड तो वेद को काफी पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ये बात हालांकि जानती थी, लेकिन पार्थ के मुंह से एक और बार सुनकर उसे काफी रिलैक्स फील हुआ। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, मेरा मतलब वो नहीं है पार्थ। एक्चुअली मैं ये शादी अर्जेंटली इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मुझे वेद की कस्टडी मिल सके। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की ये बात सुनकर पार्थ हैरान था। उसे अनन्या की पहली शादी या फिर वेद के डैड के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे तो लगता था कि अनन्या का जरूर कोई अफेयर रहा होगा और शायद उसी का नतीजा वेद होगा। ऐसे कई सारे केसेस लंदन में होते ही रहते थे, जिस वजह से उसने कभी अनन्या के पास्ट को जानने की कोशिश नहीं की थी। वही पार्थ की निगाहों में सवाल पढ़कर अनन्या सारी बातें शुरू से लेकर उसे बतानी शुरू की। कैसे विहान और वो दोनों मिले थे, क्या क्या हुआ था, सारी बातें अनन्या पार्थ को बता रही थी। हालांकि ये सारी बातें काफी पर्सनल थी और उसने विराट के अलावा आज तक ये सब किसी से शेयर नहीं किया था। लेकिन पार्थ के साथ उसे शादी करनी थी और ये सारी बातें उसे पता होना जरूरी है। वो किसी भी तरह से पार्थ को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। वही पार्थ अनन्या से विहान और उसकी कहानी सुनकर हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका एक अच्छा दोस्त ऐसा था। सारी बातें बताते वक्त अनन्या की आंखें भर आई थी। आज उसे अपनी बेवकूफी को याद करके रोना आता था। अनन्या ने सारी बातें बताने के बाद एक गहरी सांस ली और कहा, यही वजह है कि मैं आपसे या फिर किसी से भी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है विहान अपने पावर का इस्तेमाल करके वेद की कस्टडी लेने की कोशिश करेगा, और मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं रहना चाहती। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि विहान ने मेरे साथ धोखा किया था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अनन्या की आवाज काफी रुवासी हो गई थी।
पार्थ ने उसकी आंखों में आए आंसू को देखा, फिर अपने जेब से रुमाल निकलकर अनन्या की तरफ बढ़ा दिया। उसे अनन्या को इस तरह से रोते हुए देख काफी बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में विहान ऑफिस से सीधा घर आ गया था और उसे घर आते ही अनन्या के थ्रू भेजे हुए डाइवोर्स पेपर मिले। विहान सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में वही डाइवोर्स पेपर थे और उसकी आंखों से अंगारे दहक रहे थे। विहान की पकड़ उन पेपर पर कसती ही जा रही थी। उसका गुस्सा जैसे अपनी पिक पर पहुंच चुका था। उसकी नजरें रह रहकर अनन्या के सिग्नेचर पर जा रही थी। विहान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लगता है मेरे नरमी से पेश आने का मतलब तुम मुझे कमजोर समझने लगी हो। नो अनन्या नो, यू हैव टू पे फॉर योर डिसीजन। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 49 इमोशनलेस विहान। ध्रुव अपनी कार लिया और जल्दी से शर्मा हाउस की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट का रास्ता ध्रुव ने 5 मिनट में ही तय कर दिया था। एक जोर की आवाज के साथ विहान की कार की ब्रेक लगा। आवाज सुनकर अनन्या और पार्थ, जो कि लोन में घूम रहे थे। पार्थ अनन्या को अभी भी कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। पार्थ ने अनन्या से पूछा, ये तो किसी के ब्रेक लगाने की आवाज है। कौन आया है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने भी अपने आंसू को पोंछा और कहा, मुझे भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। विहान ने गेट पर मौजूद गार्ड के कनपटी पर बंदूक तान दी। ये देखकर वो दोनों ही गार्ड घबरा गए और उन्होंने विहान को अंदर जाने के लिए गेट खोल दिया। विहान अपने हाथ में बंदूक लिए अंदर एंटर गया। अनन्या और पार्थ दोनों ही कौन आया है ये देखने के लिए गेट की तरफ आ रहे थे। विहान अपने हाथ में एक गन लिए अंदर काफी फास्ट चलकर आ रहा था। अनन्या ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो वो घबरा गई। वही पार्थ ने भी उसे देख लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर के कोई भाव नहीं आए। दरअसल अनन्या से विहान की सच्चाई सुनने के बाद पार्थ में दिल में विहान के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। पार्थ ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे कसकर थाम लिया। उसने अनन्या को दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विहान की नजर जैसे ही लोन में खड़े पार्थ और अनन्या पर पड़ी, वो गुस्से से भर गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब उसकी नजर उन दोनों के हाथ पर पड़ी, अब तो उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने गुस्से के चलते हवा में गन फायर कर दी। गन फायर की आवाज सुनकर घर में मौजूद सभी बाहर आने लगे थे। वही अनन्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इस वक्त वो काफी डर रही थी। पार्थ ने अनन्या को आगे बढ़कर हक कर लिया। ये देखकर विहान तो जैसे गुस्से से पागल हो गया था। वही पार्थ ने ये जानबूझकर विहान को दिखाने के लिए किया था, ताकि वो उसे बता सके कि अनन्या पर अब उसका कोई राइट नहीं है। अनन्या सिर्फ और सिर्फ उसकी है। विहान जल्दी से उन दोनों के पास आया और उसने एक झटके में अनन्या को पार्थ से दूर किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर पार्थ गुस्से में भर गया। वो कुछ कहता इससे पहले विहान ने गन को पार्थ के चेहरे पर फिराते हुए कहा, मेरी वाइफ है। और विहान खुराना की अगर कोई भी चीज उससे छीनने की कोशिश करता है तो विहान उसका वो हश्र करता है कि दुनिया वाले उसे देखते रह जाते हैं। तुमने तो सीधा मेरी बीवी पर हाथ डाला है। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। वही अनन्या ने विहान की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए विहान, मैं आपकी कोई वाइफ नहीं हूँ। छोड़िए मुझे। मैंने आपको डाइवोर्स पेपर भेज दिए हैं एंड उन पर साइन भी कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और पार्थ को घूर कर देखने लगा। वही पार्थ ने गुस्से में विहान की गन को झटक दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही तुम्हारी घटिया सोच है विहान खुराना। तुम हमेशा खुद को डोमिनेट करते हो। अनन्या कोई चीज नहीं है जिसे तुम अपनी चीज से कंपेयर करते हो। तुम सिर्फ एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान हो जिसे सिर्फ खुद की परवाह है, जिसे दूसरों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। विहान को पार्थ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी तरह से पार्थ का मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा,
हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के भी इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर तुम जैसे बेकार इंसान के इमोशन से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे मेरी बीवी के इमोशन से फर्क पड़ता है। एंड वाइफी मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। देन वाई आर यू क्राइंग? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए विहान अनन्या के गाल को अपने गन से सहला रहा था। वही अनन्या ने विहान से नजरें फेर ली। वो अभी भी विहान से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विहान ने उसे एक ही हाथ से काफी कसकर पकड़ रखा था। तभी अंदर से गायत्री जी और अनन्या की मामी बाहर आए। वहां का मंजर देखकर वो दोनों घबराकर अनन्या और पार्थ एक नाम पुकारने लगे थे। विहान ये देखकर थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने थोड़ा नाखुश होते हुए उन दोनों से कहा, डियर सासू मॉम और सासू मॉम की भाभी जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि अब आप दोनों टीवी सीरियल की तरह इमोशन ड्रामा ना करें और चुपचाप वहीं पर खड़े रहकर तमाशा देखें, वरना मेरा निशाना काफी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या के लिए अब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और विहान अकेला वहां पर इतने सारे लोगों पर भारी पड़ चुका था। अनन्या ने थोड़ा जोर लगाया और जब विहान का ध्यान पार्थ पर था तब उसके हाथ को जोर से बाइट कर लिया। अचानक हुए इस हमले से विहान की पकड़ अनन्या पर थोड़ा लूज हो गई, जिसका फायदा उठाकर अनन्या पार्थ से दूर हो गई। ये देखकर विहान ने गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहा, बेबी डोंट डिसअपॉइंट मी, चुपचाप इधर मेरे पास आओ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने भी गुस्से में विहान को जवाब दिया, जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहते हो वो पालोगे? नो विहान खुराना बिल्कुल नहीं। अनन्या शर्मा भले ही मर जाएगी लेकिन तुम जैसे इमोशनलेस और दरिंदे इंसान के पास कभी नहीं जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की ऐसी बातें सुनकर विहान को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे अब पार्थ और अनन्या को लेकर कई सारे ख्याल अपने दिमाग में आ रहे थे। क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी वो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं? और शायद पार्थ ही डाइवोर्स की वजह है। ये ख्याल आते ही विहान का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। विहान ने अनन्या की तरफ देखकर अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, बेबी तुम ये सब बातें करके सिर्फ मुझे गुस्सा दिला रही हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितना तुम मेरा गुस्सा बढ़ाओगी उतना ही यह सब तुम्हें और तुम्हारे इस आशिक के लिए मुश्किल होता जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने विहान पर भड़कते हुए कहा, विहान क्या तुम सच में इतने बड़े हैवान हो? क्या तुम्हें उसकी आंखों में आंसू नजर नहीं आ रहे हैं? आखिर क्यों मुश्किल कर रहे हो उसकी लाइफ को? आखिर बिगड़ा क्या है उसने तुम्हारा? क्या सच में तुम्हें किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता? उद्धरण चिन्ह। पार्थ का इस तरह से बोलना विहान के गुस्से को और हवा दे रहा था। उसने अपने उसी गुस्से में जवाब दिया, हाँ नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क, और तुम जैसों के तो खास कर नहीं। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर पार्थ के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। उसने विहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सच में? मुझे लगता है लोग जो कहते हैं तुम्हारे बारे में वो सच ही है। तुम्हें सच में किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो वो इंसान हो जिसने अपने फायदे के लिए अपनी छोटी बहन को तक नहीं बख्शा और उसके प्यार को तक उससे दूर कर दिया। और शायद तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से तुम अब तक अकेले ही हो। नहीं तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, ना ही तुम्हारा प्यार। ओह सॉरी, प्यार के तो तुम काबिल ही नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। पार्थ की इतनी कड़वी बातें सुनकर विहान का गुस्से माथा घूम गया था। उसने एक झटके में ही पार्थ पर गोली चला दी। ये देखकर वहां मौजूद हर किसी एक जोरदार चीख निकल गई। वही दूसरी तरफ वेद सोनम के साथ वापस घर आ रहा था। सोनम वेद के साथ बातें करते हुए कार ड्राइव कर रही थी, लेकिन वेद का ध्यान तो आज कहीं और ही लगा हुआ था। वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहा था। सोनम ने ये ऑब्जर्व किया और उससे पूछा, वेद बेबी आपको क्या हुआ है? आप इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने पाउट बनाकर कहा, सोनम आंटी मैं आपको बता तो दूंगा,
लेकिन आप प्लीज ये बात मम्मा को मत बताना, वरना वेद की मम्मा बेकार में वेद के लिए वरिड ही जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतने छोटे से बच्चे की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सोनम थोड़ा हैरान थी। अगले ही पल उसने मुस्कुराकर वेद से कहा, ओके बेबी, आप बताओ, मैं आपकी माँ से कुछ भी नहीं कहूंगी। उद्धरण चिन्ह। वेद ने अपना चेहरा नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, एक्चुअली आज वेद के बेस्ट फ्रेंड की मम्मा और डैडी दोनों उसे पिक करने के लिए आए थे। वेद भी आज उनसे मिला। एंड वेद को भी वैसी हैप्पी फैमिली चाहिए, बट वेद के पास तो इतने सालों से डैडी थे ही नहीं। और जब वेद के डैडी वेद को मिले तो उन्होंने वेद की मामा के साथ मिसबिहेव किया, इसीलिए वेद के डैडी से काफी नाराज है। बट वेद को भी हैप्पी फैमिली चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए वेद की हेजल ब्राउन आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे। वेद की बात सुनकर सोनम ने अपने आप से कहा, क्या अनन्या मैडम के हस्बैंड और उनका डाइवोर्स हो गया है? बेचारा बच्चा इन सब में कितना ज्यादा सफर कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। वह ये सब सोच ही रही थी कि अचानक सामने से एक ट्रक आई। उसे मोड़ पर ट्रक को अचानक और टर्न लेते हुए देखकर सोनम गाड़ी को संभाल नहीं पाए और गाड़ी को संभालने के चक्कर में कार जाकर रोड साइड पोल से टकरा गई। एपिसोड 50 एब नेगेटिव ग्रुप इन वेड्स क्रिटिकल कंडीशन। हालांकि सोनम ने किसी तरह से मेजर एक्सीडेंट होने से बचा लिया था, लेकिन इस बीच उसे काफी चोट आ गई थी। वही उसका ध्यान तो वेद पर गया ही नहीं, जो आज अपनी सीट बेल्ट लगाना भूल गया था, और इसी वजह से वेद उछलकर सामने के ग्लास से लग गया था। वेद को काफी ज्यादा चोट आ गई थी। उसके सर से लगातार खून बह रहा था और उसके पूरी बॉडी पे भी कई जगह पर कान छूसकर कट्स लग गए थे। वही सोनम भी बेहोश हो गई थी। शर्मा हाउस में पार्थ जमीन पर बैठा हुआ था। विहान की शूट की गई गोली उसके कंधे को छू कर निकली थी। आखिर ऐसा होता भी क्यों न? पार्थ ने उसकी दुखती रग पर हाथ जो रख दिया था। विहान को ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि अनन्या पार्थ के लिए कितना ज्यादा परेशान है, और वो उसके कंधे से बह रहे खून को रोकने की लगातार कोशिश कर रही थी। विहान ने पार्थ को देखकर उसका मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, ये गोली का निशाना चुका था, वरना मेरा निशाना तो तुम्हारी खोपड़ी पर ही था, इसलिए आइंदा से ध्यान रखना कि विहान खुराना से पंगा न लो तुम। उद्धरण चिन्ह। वही पार्थ का इतना खून बहते देख अनन्या काफी ज्यादा रो रही थी। ये देखकर विहान को और गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बज उठा था। उसने जैसे ही सामने वाले की बात सुनी तो काफी ज्यादा घबरा गया और उसने एक नजर भी अनन्या की तरफ या पार्थ की तरफ नहीं देखा। वो जल्दी से बाहर जाकर आओ गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया। दरअसल इस वक्त विहान को उसके उस बॉडीगार्ड का फोन आया था जिसे उसने वेद की सिक्योरिटी के लिए उसके पीछे बिना अनन्या और वेद के जानकारी के लगा रखे थे। विहान वेद को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेस्ट 3 बॉडीगार्ड्स को वेद की सिक्योरिटी सौंपी थी, और उन्हीं से उसे वेद के एक्सीडेंट की खबर मिल चुकी थी। वही इस बात से पूरी तरह से अनजान अनन्या ने रोते हुए पार्थ से कहा, आई एम सॉरी पार्थ, मेरी वजह से आपको गोली लगी, चलिए जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वही पार्थ अनन्या की आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा फिक्र देखकर खुश था। अनन्या के लिए तो वो ऐसी जाने कितनी ही गोलियां खा सकता था। पार्थ ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनन्या, यू डोंट नीड टू फील सॉरी। तभी गायत्री जी ने परेशान होते हुए कहा, अनु बेटा, खून काफी ज्यादा बह रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने तुरंत गायत्री जी की बात मान ली और पार्थ को सहारा देकर अपनी कार तक ले जाने लगी। उसने पार्थ को कार में बैठाया ही था कि तभी उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर देखकर उसने कुछ सोचकर कॉल रिसीव किया, लेकिन सामने वाले की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने जल्दी से ओके कहकर कॉल कट कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरअसल ये उसी पुलिस का फोन था जिसने सोनम और वेद के एक्सीडेंट की जांच पड़ताल की थी।
उसने वेद की कंडीशन और उसके हॉस्पिटल में होने की बात अनन्या को बताई। अनन्या ने जल्दी से गायत्री जी की तरफ देखकर कहा, मम्मी, आप पार्थ को ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल ले जाए। इतना कहकर अनन्या दूसरी गाड़ी में बैठकर उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई जिस हॉस्पिटल में सोनम और वेद को एडमिट किया गया था। वही उस हॉस्पिटल में आने के बाद विहान ने सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। वेद का ट्रीटमेंट करने के लिए उसने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से बात की थी। वही वो इस वक्त वेद के डॉक्टर से वेद के हालत के बारे में बात कर रहा था। वो खुद भी काफी घबरा गया था, लेकिन वो ऐसे हालात में पैनिक कर नहीं सकता था। वही थोड़ी ही देर में अनन्या उस हॉस्पिटल के सामने थी जहां पर वेद को एडमिट किया गया था। अनन्या भागकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आ गई। उसने उस रिसेप्शन गर्ल से वेद का नाम वेदांत शर्मा का वार्ड पूछा, लेकिन उस रिसेप्शन गर्ल ने कहा, सॉरी मैम, लेकिन वेद शर्मा नाम का तो यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट पेशेंट को एडमिट किया गया है, लेकिन उसका नाम वेदांत शर्मा नहीं बल्कि वेदांत खुराना है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या उस रिसेप्शन गर्ल की बात सुनकर काफी हैरान थी। उसने वेदांत खुराना का ही वार्ड नंबर पूछा। उस रिसेप्शन गर्ल ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, सॉरी मैम, लेकिन आप वहां पर नहीं जा सकती है। वो पूरा एरिया रिजर्व कर दिया गया है और किसी भी आउटसाइडर को वहां अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या लगभग रोते हुए उस लड़की से कहा, देखी, समझने की कोशिश करो। वो मेरा बेटा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे मिलने दो उससे। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां से गुजर रहे डॉक्टर ने अनन्या की बात सुनी और उसमें तुरंत पूछा, तो क्या आप ही है मिसेज खुराना? उद्धरण चिन्ह। अनन्या घबराहट के चलते इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो डॉक्टर उसे मिसेज खुराना कहकर पुकार रहा था, लेकिन अनन्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो डॉक्टर अनन्या को लेकर सेकंड फ्लोर पर आ गया था। अनन्या ने हड़बड़ाहट में उस डॉक्टर से पूछा, सर, मेरा बेटा कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? मुझे उससे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। उस डॉक्टर ने अनन्या की बात मानी और उसे लेकर उस तरफ चलने लगा जहां पर वेद को एडमिट रखा गया था। दरअसल ये डॉक्टर काफी यंग लग रहा था, शायद ये इंटर्न था। वो अनन्या को लेकर वेद के वार्ड की तरफ आया। अनन्या ये देखकर वापस शॉक्ड थी कि वेद के वार्ड के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। कई सारे नर्सेस और डॉक्टर वेद का इलाज कर रहे थे। कहीं वेद की हालत काफी क्रिटिकल तो नहीं, इस ख्याल भर ने अनन्या का दिल कचोट कर रख दिया था। अनन्या ने कांच की खिड़की से अंदर वेद के झांकने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा बेटा, क्या हुआ है मेरे बेटे को? कोई मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो रोए जा रही थी। वही एक डॉक्टर जिनकी उम्र काफी ज्यादा थी, वो अनन्या के पास आए और उन्होंने अनन्या से पूछा, आप पेशेंट की कौन है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या इन रोते हुए कहा, वो मेरा बेटा है डॉक्टर। उसे क्या हुआ है? क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, वैसे मैं आपसे कोई भी बात नहीं छिपाऊंगा। दरअसल पेशेंट के सर के पिछले हिस्से और पूरी बॉडी में कई जगह कांच धंस गया है और उसका खून भी काफी बह चुका है। हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा क्योंकि पेशेंट का खून काफी बह चुका है, इसलिए पेशेंट को खून की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि फिलहाल तो मुंबई के किसी भी ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। आप अपने और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप टेस्ट कीजिए, आप दोनों में से ही किसी का मैच कर जाएगा और प्लीज ये जल्द से जल्द कीजिए क्योंकि खून की कमी की वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की पूरी बात सुनकर अनन्या का दिल एक अनजाने डर से कांप रहा था। उसे पता था कि उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या उसे इस बारे में विहान से बात करनी होगी और क्या विहान बात मानेगा? उद्धरण चिन्ह। यही सब सोचते हुए अनन्या वहां पर सोनम को ढूंढ रही थी। आफ्टर ऑल एक्सीडेंट में उसे भी काफी चोट आई होगी, लेकिन उसे वहां पर सोनम कहीं भी नहीं मिली। अनन्या अपने फोन को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या उसे विहान को कॉल करना चाहिए या नहीं।
तभी डॉक्टर की बात उसके कान में गूंजी, खून की कमी की वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अब एक गहरी सांस लेकर विहान को कॉल मिला दिया था। वही विहान इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके सामने वही डॉक्टर थे जिसने अभी अभी अनन्या को वेद की सिचुएशन के बारे में बताया था। वो डॉक्टर विहान से उसका ब्लड लेकर पैकेट में कलेक्ट कर रहे थे। वही विहान ने जानबूझकर उस डॉक्टर को वेद की तबीयत के बारे में बढ़ा चढ़ाकर अनन्या से कहने के लिए कहा था। अनन्या का नंबर अभी भी उसके फोन में वाईफी नाम से सेव था। आज इतने सालों बाद अनन्या का कॉल आते हुए देख उसने तुरंत रिसीव कर लिया। अनन्या कुछ कहती इससे पहले ही विहान ने मुस्कुराकर कहा, बेबी, आई नो इस वक्त तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हें मेरी काफी जरूरत है। हमारे बेटे को मेरे खून की जरूरत है। मैं सब जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या उसकी ये बात सुनकर हैरान थी। उसने तुरंत अपनी उसी हैरानी के चलते पूछा, आपको इस बारे में कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। विहान ने मुस्कुराकर कहा, बेबी, ये वक्त ये जानने का नहीं है कि मुझे क्या और कैसे पता है। वेद की जान खतरे में है, शायद तुम भूल रही हो। उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।